नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज की इस नए वीडियो में। साथियों, लंबे समय से खबर आ रही है आप लोगों के सामने और तमाम मीडियम से आप लोगों तक पहुंची भी होगी कि हिंजौड़ी से तमाम आईटी कंपनीज और नंबर दिया जा रहा है 37 कंपनीज जो है वहां से आउट हो चुकी हैं। तो आखिर इससे होगा क्या, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इससे रियल एस्टेट मार्केट क्रैश होने की संभावना है, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है और इससे जुड़ा है पूरी तरीके से रियल एस्टेट। क्योंकि आईटी कंपनीज और जो इन्फ्लक्स है बाकी स्टेट से पुणे की तरफ, उसमें जो है एक कहीं ना कहीं संशय का माहौल जो है लोगों के मन में बना हुआ है। तो आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंजौड़ी क्या था और कैसे बना, थोड़े में समझ लीजिए। हिंजौड़ी को पहले रिजर्व रखा गया था शुगर फैक्ट्री के लिए। ये बात है 90 से लेके आगे के 95 तक की, यानी इसे ऐसा रखा गया था रिजर्व कि यहाँ पर शुगर फैक्ट्रीज जो है वो लगाई जाएंगी MIDC के अंतर्गत। बाद में जो है 91 में फॉर्म होता है एक नई इंडस्ट्री जो कि होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म के लिए, कि यहाँ से जो है सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे और उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसको जो है एक तरीके से मुहिम के रूप में चलाया जाए, जिससे कि इसके बारे में अवेयरनेस फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ रुझान रखें और इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर के रूप में एक अपनी पहचान बनाए। उसके चलते जो है यहाँ पर आपका IT पार्क के लिए जो है बात आई और स्टेब्लिश किया गया 2000 के आसपास राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, जिसे आप अभी देख पाते हैं। अगर आज इसके मौजूदा जो है स्थिति को देखें तो आज भी ये पूरे लैंड पार्सल जो हैं वो MIDC के अंतर्गत आते हैं, यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और वहां पे जितने भी डेवलपमेंट है वो लीज होल्ड लैंड पे किए जा रहे हैं, यानी कि जितने IT कंपनीज आप देखते हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लीज पे दिए हुए हैं और उसका डेवलपमेंट हुआ है। तमाम रियल एस्टेट के डेवलपमेंट भी इस इलाके में लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे की जा रही हैं। अब बात आती है आखिर करंट में कितनी कंपनीज हैं। यहाँ 140 के आसपास कंपनीज हैं। 2,17,000 से ज्यादा जो है लोग एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करते हैं और इस पूरे मार्केट का एक सबसे बड़ा ड्राइवर जो है वो हिंजौड़ी बनकर उभरा है। चाहे वो वाकड़ के इलाके की बात कर लीजिए, चाहे आप ताथौड़े की बात कर लीजिए, रावेत की बात कर लीजिए, क्या दूसरी तरफ महाड़ूंगे या उसके आगे की। क्योंकि यहाँ पे जो स्टेब्लिश कंपनीज हैं, इस पे जॉब करने वाले लोग रेंटल मार्केट को या तो बूस्ट करते हैं या पर वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि 37 कंपनीज जो आउट होने की बात की जा रही कि यहां से वो हिंजौड़ी से निकल के चली जा चुकी हैं, इसमें क्या सच्चाई है, इसे समझने के लिए आपको समझना होगा। जो हिंजौड़ी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है उन्होंने जो बताया है, उनका ये कहना है ये 37 कंपनीज आज 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं गई हैं या कुछ चंद महीनों में नहीं गई हैं। ये पिछले 10 साल पूरे डिकेड का डेटा है कि 37 कंपनीज या तो महाराष्ट्र की किसी अलग सिटी में शिफ्ट हुए हैं या किसी अदर स्टेट में गए हैं। हो सकता है उसमें से कुछ कंपनीज जो है शट डाउन भी कर चुकी हूं। अब ये कंपनीज का क्या स्केल था, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। लेकिन आप मान के चलिए जो बड़ी कंपनीज है, चाहे वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, महिंद्रा टेक हो, इनमें से कोई भी कंपनी शिफ्ट नहीं की है, ना ही वो अपने किसी भी तरीके से जो कंपनीज है उसको किसी अलग स्टेट में ले गई हो। तो यहाँ पे कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि 10 साल में अगर आप किसी भी जो है सिटी का डेटा निकालेंगे, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे नोएडा हो, चाहे आपका गुड़गांव हो, यहाँ हर जगह पे ऐसी कंपनी शिफ्ट जरूर होती हैं और वो देखती है कि उनके लिए सबसे अनुकूल वातावरण किस सिटी में मिल सकता है। अब यहाँ पे जो बात है कि इसको एक सिगुफा बना के इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तमाम जगहों पे लोगों के मन में भी ये दुविधा है कि आखिर क्या रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर जाएगा, क्या IT इंडस्ट्री खतरे में है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जरूर है कि इनके जाने के पीछे के कारण ये जरूर थे कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वो काफी स्लो हुआ है। चाहे ट्रैफिक की समस्याओं को देख लीजिए, गार्बेज मैनेजमेंट देख लीजिए, वाटर सप्लाई को देख लीजिए, इन सब में समस्याएं हिंजौड़ी में खासकर रही हैं। और इन समस्याओं के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि ये जो पूरा हिंजौड़ी का लोकेशन है, ये किसी भी अथॉरिटीज के अंदर पूरी तरीके से आज तक ट्रांसफर ही नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में था। इसके बगल में आप देखें जो वाकड़ का इलाका है, ये पूरी तरीके से PCMC में आता है। वहीं अगर आप जो मोड़ा रिवर है उसके पीछे माड़ूंगे देखें, उसे अभी 2021 में PMC में शामिल कर लिया गया। बालेवाड़ी बानेर की बात कर लीजिए, वो भी PMC के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये हिस्सा जो आपका हिंजौड़ी है, ये अभी भी ग्राम पंचायत यानी कि PMRDA, पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत है। अब यहाँ पे कई बार जो है PMC जो है अपना हक जताती है। हक कहने का मतलब यह है कुछ चीजें जो है अपनी तरफ से वहां पे एग्जीक्यूट करती है, कुछ जो है रूलिंग्स जो है वहां पे PCMC की तरफ से भी आ जाता है। अभी देखिए, जो लंबे समय से 16 सालों से वहां पे CCTV कैमरा इंस्टॉल नहीं किए गए थे जिससे कि वहां पे मॉनिटर किया जा सके ट्रैफिक या कोई भी घटनाएं, अब उसे जो है जब इंस्टॉल किया जा रहा है तो उसमें जो है कई ऑब्जेक्शंस आए, जिसे PMC की तरफ से भी हैंडल किया गया, PCMC की तरफ से भी हैंडल किया गया, PMRDA भी उसमें शामिल है। यहां तक कि जो मेट्रो लाइन 3 है, जो कि मेगापोलिस सर्कल से लेकर छत्रपति शिवाजी नगर तक बन रही है,
वो भी पीएमआरडीए ही हैंडल कर रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके का जो बेसिक डेवलपमेंट है वो इसलिए भी द्रुतगति से नहीं हो पाया है क्योंकि यहां पर किसी अथॉरिटीज को उसकी जिम्मेवारी पूरी तरीके से नहीं दी गई है। और ये सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि जल्द से जल्द जो हिंजौड़ी का पूरा इलाका है, चाहे उसे आप भोयरवाड़ी की बात कर लें, चाहे मान की बात कर लें, जो कि हिंजौड़ी फेज 1 से लेकर फेज 3 तक अभी डेवलप हुआ है और वहां पर 10-10, 12-12 फेजेस की बात की जाती है, जो आगे लवले तक जो है डेवलप होगा। कब होगा वो भविष्य की गर्त में है। लेकिन यहाँ ये है कि बेसिक सुविधाएं, अगर इतनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, वहां पर रहने वाले लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, उन्हें अगर आप वाटर सप्लाई नहीं देंगे, गार्बेज मैनेजमेंट नहीं होगा, वहां पर उनको सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं मिल पाएगी, तो आखिर क्या लोग जो हिसाब से वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से पिछले 4-5 सालों में रियल एस्टेट के रेट बढ़े हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? क्योंकि पूरे अगर पुणे की आप बात कर लें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जो है सरकार को देता है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो, स्टैंप ड्यूटी के माध्यम से हो, प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से हो। अगर कोई सिटी 1 लाख करोड़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के दे रही है, तो क्या उसको 20,000 करोड़ भी नहीं मिलना चाहिए? उस रेवेन्यू का क्या 20% भी उस सिटी को नहीं मिलना चाहिए? अगर 20% मिल जाए, क्योंकि जो आपके पुणे सिटी का बजट है कॉर्पोरेशन का, उसे आप उठा के देख लीजिए तो 12,000-13,000 करोड़ का पूरा बजट है, जिसमें से कॉर्पोरेशन खुद कहती है कि 40% का बजट उनके एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस यानी कि उनके रिम्यूनरेशन में चला जाता है। तो आखिर बचेगा क्या? डेवलपमेंट में काम कैसे होगा? और जो डेवलपमेंट हो भी रहा है, आप लोगों को लगातार सौदागर बताता भी है, उसे क्रेडिट नोट के बेस पे बनाया जा रहा है। यानी कि जो गवर्नमेंट को, जो अथॉरिटीज को, कॉर्पोरेशन को जो ड्यूटीज पे करनी है, टैक्सेस पे करने हैं, उसे वो बाद में जो है प्रोरेटा बेसिस पे जो है भुना सकते हैं उस क्रेडिट नोट को। यानी वो डेवलपमेंट के लिए भी कंपनीज को, जो बिडर्स हैं, जिनको वो टेंडर अलॉट किया जा रहा है, अलॉटीज को वो फंड नहीं मिल रहा है, उनको पैसे के रूप में क्रेडिट नोट दिया जा रहा। हो सकता है करोड़ 2 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा दिया जा रहा हो, तभी शायद कंपनियां उस पर इंटरेस्ट दिखा के काम भी करती होंगी। लेकिन अगर आप फंड ही नहीं देंगे किसी सिटी को और किसी एक हिस्से को, जो कि एक तरीके से पूरे पुणे सिटी को, पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट को अगर आप समझने की कोशिश करिए तो एक सबसे बड़ा ड्राइवर है हिंजौड़ी एमआईडीसी के अंतर्गत, तो क्या उसको किसी अथॉरिटी के अंदर नहीं देना चाहिए? क्या कोई ऐसी स्पेशल अथॉरिटी ही नहीं बना देनी चाहिए जिससे कि वहां पे पूरा का पूरा मैनेजमेंट हो? ये जिम्मेवारी है और इससे कतई ये इंकार नहीं किया जा सकता है कि वहां पर ये समस्याएं हैं, चाहे ट्रैफिक हो, वाटर हो, गार्बेज मैनेजमेंट हो, और तमाम समस्याएं जो लोग लगातार लिखते हैं। आप भी जो समस्याएं फेस करते हैं कमेंट में लिख के बता सकते हैं, लोगों तक पहुंचे। लेकिन ये इतना भी सीवियर नहीं है कि कंपनीज 60 स्पैम में जो है छोड़ के यहां से कहीं और चली जाएं। अब क्यों नहीं जा सकती हैं और क्यों इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके पीछे का रीजन समझिए। यहां पर मेट्रो का डेवलपमेंट चल रहा है, रोड वाइडनिंग के काम चल रहे हैं, तमाम ब्रिजेस, जैसे आप देखिए महाडुंगे को मान से कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है वो बन चुका है, रोड के डेवलपमेंट्स भी चालू हैं। रिंग रोड का सिर्फ जो है फंड एलोकेशन नहीं हुआ है, उसका 80% लैंड एक्वायर किया जा चुका है, बिडिंग दी जा चुकी है, और उसमें सबसे आगे जो है वो वेस्टर्न जोन है, यानी कि जो उड़से से लेके वेस्ट की तरफ का पूरा कॉरिडोर है आधा, वहां पर लैंड एक्विजिशन 90% कंप्लीट हो चुके हैं। अब वहां पर टेंडर निकालकर बिडर्स को जो है अलॉट भी कर दिए गए हैं काम। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 साल 3 साल में तो चीजें नहीं होती है इतनी तेजी से। आप रिंग रोड को, सपने को सच नहीं देख सकते हैं क्योंकि कई डिकेड से अटका हुआ है ये, लेकिन 5 साल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिंग रोड आपके सामने होगा। ये ट्रैफिक को कम करेगा। दूसरे तरीके से देखिए, मुंबई जितने पास में है पुणे के, 6 लेन किया जा रहा है एक्सप्रेसवे को, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे को। यहां पे जो आपका मिसिंग लिंक है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। आने वाले 1-2 महीनों में आप देखेंगे उस पर सफर भी कर पाएंगे। यानी मुंबई का जो डिस्टेंस है, जो टाइम है, वो और कम होने जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए जो मेट्रो को तेजी से, यानी अभी जो हिंजौड़ी लाइन 3 का आपको बता दें, और ये गर्व की भी बात है कि जो पहला कोच टेस्ट के लिए आया है लाइन 3 के लिए, जो पीएमआरडीए हैंडल कर रही है, ये इंडिजिनस है, पूरी तरीके से भारत में बना हुआ है। ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया है और ये आ चुका है, लैंड हो चुका है, इसका टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा और उम्मीद कर सकते हैं कुछ महीनों में कुछ स्टेशंस पे फंक्शनल भी हो जाएगा मेट्रो। तो ये जैसे जैसे तेजी से मेट्रो का रूट बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, उसमें ईज आएगा। अगर नए नए फ्लाईओवर्स, रोड वाइडनिंग, इस पर ध्यान दिया जाए तो ये सबसे आइडियल लोकेशन है, क्योंकि आप इतनी जल्दी किसी अलग सिटी को डेवलप नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा इकोसिस्टम आप बना नहीं सकते हैं, इतना प्रोएक्टिवनेस आज तक नहीं दिखा है, तो एक एकाएक नहीं दिख सकता है। इसलिए ये सोचना, ये कहना कि यहां से कंपनीज निकल के कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ का मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये बिल्कुल, ये आप सिरे से नकार दीजिए, इसको एक्सेप्ट करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर समस्याओं पे ध्यान दे अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट, इस पर पूरी तरीके से फोकस करे, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर को बदला जा सकता है
और इसमें एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि जितना इन्फ्लक्स हुआ है, जो लोग यहाँ पे सेट हुए हैं, जो यहाँ पे क्लाइमेटिकल सिचुएशन, अब आज का ही देख लीजिए, इतनी तेज बारिश हो रही है पुणे में, तो यहाँ पानी की स्कैर्सिटी नहीं है जैसा आपने पीछे बेंगलोर वगैरह में देखा। यहाँ पर पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने की समस्या है। यहाँ पे अगर आप देखें रिजर्वायर्स की कमी नहीं है, या तो प्रोजेक्ट्स पे जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो वाटर आप स्टोर कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने में आप सक्षम नहीं है। इस पे कॉर्पोरेशन को ध्यान देना होगा, क्योंकि पानी स्कैर्सिटी पुणे जैसे शहर में कभी नहीं हो सकती। और एक डेटा ये बता रहा था जो पीछे मैं स्टडी किया, कि सिर्फ जो बारिश का 3% पानी है वही हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर इस 3% यूटिलाइजेशन को 30% तक ले जाया जाए, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे रिवर को क्लीन करके हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियम को स्ट्रॉन्ग करके हो, अगर ये किया जाता है तो कहीं ना कहीं पुणे सिटी को आने वाले 30 साल 50 साल तक पानी की स्कैर्सिटी नहीं होने वाली है। तो इसके लिए काफ़ी आइडियल लोकेशन है। आपका इस पे क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी जान लें कि जो सच्चाई है उसे समझें और उसके बाद ही आप अपने निवेश को करें। कहीं भी आपको समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपनी समस्याएं थोड़ी में हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आया होगा। यदि आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।